दोस्तों, मैं अपर्णा राजन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं शुरुआत करती हूँ बायोकेमिस्ट्री के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो है हार्मोन। हार्मोन्स का नाम हम लोग जब से पैदा होते हैं तब से सुनते रहते हैं कि हार्मोन का रोल ये है, ये हार्मोन ये करता है, ये हार्मोन ये करता है। लेकिन उसका क्या काम होता है, वो कैसे काम करता है, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देना चाहेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हार्मोन होता क्या है? In the higher animals and human being possess a diversity of cells, tissues, organs and system for specialized function. They require mechanism by which different cell can communicate with each other. हम लोग जब से बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं, एक वर्ड आता है सेल। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से सिस्टम। तो सबसे छोटी यूनिट है सेल, और वो सेल हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म होती है जहाँ पे अलग अलग सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो दिस इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन कैन अकर थ्रू नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, nervous system which employs electrical chemical signal transmitted through the fixed structural roots, and endocrine system which employs chemical signals transmitted in the form of mobile signal molecule, and they are called hormones which circulate in the blood. Nervous system and endocrine system also communicate with each other. ये दोनों भी एक दूसरे को communicate करते हैं, nervous system and endocrine system. यहाँ पे आप देखिए, जब हमारी बॉडी में सिग्नल्स मिलते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है, हार्मोन रिलीज करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू ट्रॉपिकल हार्मोन रिलीज होता है, फिर ये टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, वहाँ पे अल्टीमेट हार्मोन बनते हैं और उनका सिस्टमिक इफेक्ट दिखता है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि हाउ टू हार्मोन एक्ट्स। Hormones are present in blood in very small concentration, yet they produce profound biological effect. The action of a hormone occurs through a cascade of events in which the signal is amplified at a number of stages. तो जो हार्मोन्स है वो बहुत ही कम कंसंट्रेशन में हमारी ब्लड में रहते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। और जो इनका इफेक्ट होता है वो कैस्केड मतलब होता है एक रिएक्शन टू दूसरा और दूसरा से तीसरा, इम्प्लीफाई होते रहते हैं सिग्नल्स। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन? हार्मोन इज अ मॉलिक्यूल secreted by a cell or a group of cells into the circulation which produces its effect on its target cell or tissue which possess a specific receptor for the hormone. The target cell may be distant or nearby. ये टारगेट सेल जहाँ पे हार्मोन्स को एक्ट करना होता है वो पास में भी हो सकते हैं और दूर भी हो सकते हैं। Depending upon the distance between the target cell and the hormone, secreting cell hormone may be endocrine, paracrine, autocrine. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस डायग्राम में आप देखो, ऑटोक्राइन मतलब जिस सेल में हार्मोन बन रहा है और उसी पे उसके रिसेप्टर है, मतलब सेम सेल पे वो एक्ट करता है हार्मोन, वो कहलाता है ऑटोक्राइन। पैराक्राइन हार्मोन की सिंथेसिस कहीं और होती है, रिसेप्टर्स किसी और सेल पे होते हैं, वो कहलाता है पैराक्राइन। ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम सिग्नलिंग, दे कैन कॉज एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एक वर्ड और होता है जिसको हम कहते हैं जक्स्टाक्राइन। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग और कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग इज अ टाइप ऑफ सेल extracellular matrix signaling in multicellular organism that requires close contact. मतलब ऑटोक्राइन में क्या है, आप जिस सेल में हार्मोन बन रहा है उसी पे उसके रिसेप्टर्स हैं और उसी पे ही उसका एक्शन है। पैराक्राइन जहाँ पे सेल बनता है किसी और सेल में और उसके रिसेप्टर किसी और सेल में होते हैं, वो कहलाते हैं पैराक्राइन।
जक्स्टाक्राइन में क्या होता है कि दो सेल्स होते हैं जो कि एक रिसेप्टर एक सेल पे होता है और रिसेप्टर एक सेल पे होता है और हार्मोन दूसरे सेल पे होता है। वहां पे हार्मोन या रिसेप्टर रिलीज ना होके दोनों सेल्स ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। Here you can see that this is the ligand cell and this is receptor cell. यहाँ पे ये रिसेप्टर से है, यहाँ पे हार्मोन है, तो बजाय ये हार्मोन या रिसेप्टर रिलीज करने के दोनों सेल्स ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। This is called as juxtacrine. The endocrine hormone are secreted by endocrine or ductless glands and act on the distant cell. The paracrine hormone act on cell in near vicinity of the hormone secreting cells. The autocrine hormone act on the cell secreting the hormone. Now we come on the hormone receptors. Target cell possess receptors for the hormone. मतलब ऐसे भी नहीं हवा में हार्मोन गया और किसी भी सेल में घुस गया, नहीं, उस पर्टिकुलर हार्मोन का एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है एक पर्टिकुलर सेल पे। जिस सेल पे उस इंडिविजुअल हार्मोन का रिसेप्टर होता है हार्मोन का एक्शन वहीं पे होता है। Chemically, the receptors are protein. Each receptor is specific for a particular hormone, just like enzymes. It has at least two domains, a recognition domain and a signal domain. मतलब हर रिसेप्टर के दो डोमेन होते हैं, या तो एक रिसेप्टर एक डोमेन होता है रिकॉग्निशन का, वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये हार्मोन मेरे ही लिए है या मेरा ही हार्मोन है, और दूसरा जब उस रिकॉग्निशन पॉइंट डोमेन से हार्मोन बाइंड कर जाता है तो सिग्नल डोमेन एक्टिवेट हो जाता है और वो टारगेट सेल को सिग्नल देना शुरू कर देता है। द रिसेप्टर में बी लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन और इनसाइड द सेल, या तो सेल मेम्ब्रेन पे होगा या इनसाइड द सेल होगा। द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में बी लोकेटेड इन द साइटोसोल और इन द न्यूक्लियस। Receptor for lipophilic hormones such as steroid and thyroid hormone. They are located inside the cytosol. The cell surface receptor, the receptor for water soluble hormone, for peptide, for example peptide, protein and glycoprotein. ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, एक तरह का ये रिसेप्टर है, एक रिसेप्टर ये है, दूसरा ये 3, 4, 5। Now we come on the classification of the hormone. हार्मोन का क्लासिफिकेशन कई चीज़ों पे बेस होता है। हार्मोन में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, solubility and location of their receptor in the target cell and the nature of their second messenger. तो पहली चीज केमिकल नेचर क्या है हार्मोन का, वो सॉल्युबिलिटी किस में है, और लोकेशन ऑफ देयर रिसेप्टर, उनके रिसेप्टर कहाँ लोकेट करते हैं। On chemical basis, they can be divided into protein, peptide and amino acid derivatives. पहला उनका केमिकल नेचर प्रोटीन हो सकता है, पेप्टाइड और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। एंड नंबर 2 आर द स्टीरॉइड्स, ठीक है, तो दो तरह से डिवाइड होता है ऑन देयर केमिकल बेसिस। On the basis of solubility, they can be divided into hydrophilic hormone और हाइड्रोफोबिक हार्मोन। हाइड्रोफिलिक हार्मोन के एग्जांपल्स हैं प्रोटीन, पेप्टाइड एंड कैटेकोलामाइंस, एंड हाइड्रोफोबिक हार्मोन आर द स्टेरॉयड हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन। The classification based on the location of the receptor and nature of second messenger is more comprehensive. On this basis, the hormone may be divided into two groups, group 1 hormone and group 2 hormone, ठीक है, group 1 hormone and group 2 hormone। ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि
उस हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन पे है या न्यूक्लियस पे है। तो उसके हिसाब से ग्रुप 1 हार्मोन एंड ग्रुप 2 हार्मोन। Group 1 hormones, their receptors are intracellular and they do not require any second messenger. Examples are steroid hormone, thyroid hormone and calcitriol. क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं. They are lipophilic और हाइड्रोफोबिक. तो ये डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं और सीधे न्यूक्लियस में जाके या न्यूक्लियस में जाके अपने टारगेट पार्ट पे जाके एक्ट करने लगते हैं. ये कहलाते हैं ग्रुप 1 हार्मोन एंड दे डू नॉट रिक्वायर सेकेंडरी मैसेंजर. सपोज अगर हम अपने किसी क्लास में जाना है और हमारा ही क्लास है तो हम उसमें घुसते चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होता है कि उसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है. हम डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हमें अपना मैसेज कन्वे करना है तो वो हम वाया किसी के करेंगे. तो ठीक है, ग्रुप 1 हार्मोन में किसी सेकंड मैसेंजर की ज़रूरत नहीं होती. The receptor for glucocorticoids and mineralocorticoids are present in the cytosol. The receptor for estrogen, progesterone, thyroid hormone and calcitriol are present in the nucleus. You can see here that these are steroid hormone. They directly cross plasma membrane and प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पे इस साइटोप्लाज्म में स्टीरॉयड के रिसेप्टर्स घूम रहे हैं. जैसे ये स्टीरॉयड हार्मोन साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेगा. Then this hormone receptor complex bind to the sites of chromatin and activate mRNA transcription. And then we get cellular response. ये प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है. ठीक है, तो इसके लिए हमें किसी भी सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं. ग्रुप 2 हार्मोन्स, इसमें ध्यान रखना है कि ग्रुप 2 हार्मोन में हमेशा सेकेंड मैसेंजर की जरूरत होती है. Their receptors are membrane bound. As the hormone does not enter the cell, a second messenger is required to carry the signal inside the cell. अब वही बात हुई ना कि हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हमें अपनी बात तो अंदर तक पहुंचानी है जिससे कि उसका असर आए. तो हमें किसी मीडिएटर की जरूरत होती है जिसको हम सेकेंड मैसेंजर कहते हैं. द सेकेंड मैसेंजर में भी साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम और फॉस्फोइनोसिटाइड्स, टायरोसिन काइनेज और फॉस्फेटेज. Cyclic AMP. The hormone using cyclic AMP as a second messengers include TSH, ACTH, adenocortical thyroid hormone, FSH, follicle stimulating hormone, PTH, glucagon and epinephrine. They are acting through alpha 2, beta 1 and beta 2 adrenergic receptors. Cyclic GMP. The hormone using cyclic GMP as the second messenger include atrial natriuretic peptide and nitric oxide, calcium and phosphoinositides. The hormone using this as second messenger includes vasopressin, gastrin, cholecystokinin and epinephrine acting through alpha-1 adrenergic receptors. Next are tyrosine kinase. These hormones act through the phosphorylation or dephosphorylation of tyrosine residue of some target protein in the cell. These hormones include insulin, growth hormone, prolactin, insulin-like growth factor 2, nerve growth factor, epidermal growth factor, platelet-derived growth factor, etc. Now we come on the mechanism of action of group 1 hormone. अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा, अब हम देख रहे हैं mechanism of action of group 1 hormone. These hormones are chemically steroids and iodothioneins. They are lipophilic and hence requires carrier protein to transport them in the circulation. Their receptors are intracellular. Being lipophilic,
They can easily transverse the cell membrane and enter the cell to bind to their receptors. The hormone receptor complex is mobile and does not require any second messenger to carry the signals. The receptor has a domain to recognize and bind the hormone. ये हम बता चुके हैं कि रिसेप्टर पहले एक डोमेन होता है रिकॉग्निशन एंड एक होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन. तो पहला हार्मोन वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ ये स्पेसिफिसिटी वाला वर्ड आप लोगों ने एंजाइम में भी सुना होगा और सेम हार्मोन में मतलब कोई भी हार्मोन किसी भी रिसेप्टर के साथ नहीं बाइंड कर सकता एंड वाइस वर्सा. तो द रिसेप्टर हैज अ डोमेन टू रिकॉग्नाइज एंड बाइंड द हार्मोन and another domain which can recognize a specific sequence in the DNA known as hormone response element, that is HRE. There are different response elements for different hormones. They are glucocorticoid response element, mineralocorticoid response element, and so on. The HRE hormone response elements are located just upstream of some structural gene and their promoters. The hormone receptor complex goes to the nucleus and binds to HRE. This increases the transcription and translation of specific genes. The protein synthesized produce the biological effect attributed to the hormone. For example, glucocorticoid increase the transcription and translation of genes encoding the gluconeogenic enzymes. Increased synthesis of gluconeogenic enzyme increase the rate of gluconeogenesis. Here you can see hormone enters the cell membrane, bind with the receptor, forms hormone receptor complex, and they act on the DNA. They form mRNA, and according to that, biological effect starts. This process occurs inside the nucleus. Mechanism of action of group 2 hormone. These hormones are chemically protein, peptide and catecholamines. They are hydrophilic and do not require carrier to transport them in the circulation. Their receptors are transmembrane protein. You can see that the hormone action of group 2. Here the hormone receptor located in the plasma membrane. Then there is this GDP converts into ATP and energy liberates this GTP form, and this GTP binds with the adenylate cyclase, and then ATP forms cyclic AMP. Cyclic AMP is the secondary messenger which activates protein kinase. The hormone binds to its receptor on the cell surface and does not enter the cell. The biological effect inside the cell is produced by a second messenger generated by the effector. Different hormone use different second messenger. ये नहीं कि एक second messenger है वो सभी hormone के लिए काम करेगा. Hormone using second cyclic AMP as second messenger are cyclic AMP is produced in the cell from ATP by adenylate cyclase. Adenylate cyclase एक एंजाइम है जो कि ATP से cyclic AMP बनाता है, which is a membrane bound enzyme that is normally inactive. Binding of the hormone to its receptor activate adenylate cyclase. जब हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है और ये एडेनाइलेट साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है. अदर वन इज द हार्मोन यूजिंग साइक्लिक जीएमपी एज सेकेंड मैसेंजर. Cyclic GMP is formed from GTP by guanylate cyclase. It is synthesized from the arginine by nitric oxide synthase NOS in the neurons. Nitric oxide binds to cytosolic guanylate cyclase and it activates it. Now the hormone using calcium and or phosphoinositides as the second messenger.
Binding of these hormones to their receptor cause activation of membrane-bound phospholipase C. Signal is transmitted from the receptor to phospholipase C by a G protein. Activated phospholipase C hydrolyzes phosphatidylinositol 4,5-biphosphate into inositol triphosphate and diacylglycerol. This phosphatidylinositol 4,5-biphosphate is present in the cell membrane and is formed by the phosphorylation of phosphatidylinositol, which is a constituent of lipid bilayer of the membrane. Now, the hormone using tyrosine kinase or phosphatase as second messenger. This receptor for these hormones are the receptor for these hormones are transmembrane. Transmembrane मतलब आधा सेल में, आधा membrane में और आधा cytoplasm. The extracellular portion of the receptor has got the hormone binding domain. मतलब सेल मेम्ब्रेन के आधा बाहर होता है, आधा बीच में और आधा towards the cytoplasm. इसमें डोमेन साइड जो वो रिकॉग्निशन रिसेप्टर का जो हार्मोन बाइंडिंग डोमेन होता है वो कहाँ होता है? The extracellular portion of the receptor has got the hormone binding domain. Extracellular portion जो होता है उसमें hormone binding domain होता है and cytoplasmic portion has got tyrosine kinase domain. मतलब बाहर के साइड में हार्मोन बाइंड करता है और साइटोप्लाज्मिक पोर्शन पे टायरोसिन काइनेज डोमेन होता है. An example of this subgroup of hormone is the insulin. The insulin receptor is a tetramer made of two identical alpha subunit and two identical beta subunit. The alpha subunit are linked to each other by disulfide bonds. Each alpha subunit is linked to beta subunit by disulfide bond. The alpha subunit are entirely extracellular and possess the insulin binding site. तो अल्फा सब यूनिट पे इंसुलिन बाइंडिंग साइट होता है, यहाँ पे इंसुलिन बाइंड करती है. एंड द बीटा सब यूनिट्स आर पार्शियली एक्स्ट्रासेलुलर, पार्टली एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन एंड पार्टली इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है. तो नाउ द रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रीशन. Since minute amount of hormone produce profound biological effect, hormone secretion should be precisely regulated. अगर उनको रेगुलेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई भी प्रोसेस अनलिमिटेड अनडेफिनेट होता चला जाएगा. So that the biological effect is optimum. Hormone secretion is increased in response to a certain stimulus and decreased when the desired biological effect has occurred. मतलब हार्मोन का सिक्रीशन अगर उसको रिस्पांस मिलता है कुछ स्टिमुलस से तो उसकी सिंथेसिस शुरू हो जाती है, उसका मोड ऑफ एक्शन शुरू हो जाता है और जब बायोलॉजिकल इफेक्ट फुलफिल हो जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है. Hypothalamo-hypophyseal endocrine axis is involved in the regulation of hormone secretion in many cases. Feedback inhibition is another important mechanism for the regulation of hormone secretion, in which a rise in the concentration of a hormone in blood inhibit further secretion of the hormone. अगर आपको फीडबैक इनहिबिशन देखना है या पढ़ना है तो मेरे एंजाइम वाले टॉपिक पे जाके प्लीज उसको देख लें. TSH acts on the thyroid gland and stimulate the secretion of thyroid hormone. A rise in the concentration of thyroid hormone in blood causes feedback inhibition of TRH secretion, TSH secretion, and secretion of thyroid hormone themselves. In some cases, feedback regulation is exercised by some metabolite affected by the hormone, for example, blood glucose, plasma calcium, etc. For example, a decrease in plasma calcium concentration evokes the secretion of parathormone from the parathyroid gland. PTH initiate a series of reactions leading to a rise in the plasma calcium concentration.
Raised plasma calcium concentrations causes feedback inhibition of PTH secretion. Parathyroid hormone gland, पैराथॉर्मोन एंड उसके बाद बहुत सारे रिएक्शन होते हुए प्लाज्मा कैल्शियम बना। जब प्लाज्मा कैल्शियम का लेवल सफिशिएंट हो गया, फिर क्या होगा, ये जो लास्ट प्रोडक्ट है प्लाज्मा कैल्शियम, वो अपने फर्स्ट स्टेप को जाके स्टॉप कर देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फीडबैक इनहिबिशन। थैंक यू। और अगर आप लोगों को इंसुलिन के बारे में उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को जानना है तो प्लीज़ आप बताइएगा, मैं दूसरे अपने प्रेजेंटेशन में बता दूँगी। थैंक यू एंड सी यू अगेन।